विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ सकते हैं, जिनकी अधिक संभावना है आने की, उसके संबंध में हम लोग आज पढ़ते हैं। पहला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों का पाठ है, भारतीय संविधान में पहले मूल कर्तव्य नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये जो है पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस देश है, उससे लिया गया है, उससे प्रभावित है। यहाँ उत्तर है सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, अभी हमने बताया आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 क जोड़ा गया। तो भाग 4 क में सिर्फ मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद कितने हैं, कितना है, जो है 51 क, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के कितने कर्तव्य उल्लिखित हैं। 11, वर्तमान में 11 है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करे 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। तो ये 11वां जोड़ा गया कि संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में एक चीज़ और बता दें आपको कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, शासन के 3 अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन में 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक संघीय सरकार होती है और एक प्रांतीय सरकार होती है, इकाई सरकार होती है। दोनों की व्यवस्थापिकाएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो संसद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, संसद के नाम से। संसद का अस्थाई सदन, देखिए संसद के 2 सदन हैं, एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। ठीक है, एक भंग हो सकता है और एक कभी भंग नहीं होता। ठीक है, जिसको स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन का नाम क्या है, राज्यसभा। क्या नाम है, राज्यसभा नाम है। भारतीय संसद में शामिल है। देखिए, भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बना है और भारतीय संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति भी है। इसलिए भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनता है। ठीक है, क्योंकि कानून जो बनता है, व्यवस्थापिका जो व्यवस्था करती है, उसमें तीनों की अहम भूमिका है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से भी कोई कानून नहीं बन सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए। देखिए, संसद के 2 सत्र होते हैं। भारत में संसद के 2 सत्र बैठते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 6 महीने होना चाहिए, 6 माह। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाता है कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। देखिए, साधारण विधेयक के संबंध में यदि राज्यसभा और लोकसभा में
दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया, दोनों में वैचारिक भिन्नता आ गई, दोनों जो है गतिरोध को दूर करने के लिए, दोनों के गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, संयुक्त बैठक। प्रश्न 11, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग बैठक बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? देखिए, संसद की जो मीटिंग बुलाई जाती है, बैठक बुलाई जाती है, उसके लिए कोरम निर्धारित किया गया है, गणपूर्ति निर्धारित किया गया है कि यदि संसद के सदस्यों में से उससे कम यदि उस बैठक में आते हैं तो बैठक नहीं होगी। वो निर्धारित की गई है कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, जब कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोग उपस्थित होंगे तभी बैठक की जा सकती है। ठीक है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यहाँ सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को, मतलब यदि कोई संसद का सदस्य सदन को बिना सूचित किए 60 दिन तक बाहर रहता है, वह कोई भी सूचना नहीं देता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, भारत में अनुच्छेद 53 में यह लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, तो और संघ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, इसी से यह मालूम होता है कि समस्त संघ की कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होती है, इसलिए अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से इस माध्यम से राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, कोई समस्या आ जाती है, विवाद हो जाता है, तो ऐसे मामलों का जो निर्णय है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस मामले को उच्चतम न्यायालय ही सॉर्ट आउट करता है, तो उच्चतम न्यायालय। ठीक, राष्ट्रपति किसको संबोधित कर त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र की जो सूचना है वो उपराष्ट्रपति को भेजता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, दोनों आपस में एक दूसरे को जो है त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति को हटाए जाने की एक प्रक्रिया है महाभियोग। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अपने जो पद धारण करता है उस तिथि से 5 वर्ष का है। ठीक, लेकिन 5 वर्ष के पूर्व भी वह त्याग पत्र दे सकता है या फिर उस पर महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। तो महाभियोग जो है किस आधार पर लगाया जा सकता है? ठीक है, संविधान के अतिक्रमण करने पर। यदि संविधान की व्यवस्थाओं का वह उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, तब जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कुछ भी पूछ ले, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? महाभियोग एक
अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और अनुच्छेद 61 में उसका प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? देखिए, भारत में संसद का कम से कम 2 बार अधिवेशन होना चाहिए और इसको बुलाने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। और इन दोनों अधिवेशनों के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने इतने प्रश्नों को देखा और मार लीजिए रट्टा, पढ़ लीजिए, कर लीजिए प्रैक्टिस। बहुत ही अधिक चांस होंगे कि प्रश्न संविधान के इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। ठीक है, आ सकते हैं भाई। देखिए, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन अधिक से अधिक संभावना इन प्रश्नों की बनती है।